So students, today we are going to start with economic importance of bacteria. यहाँ हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो होंगी हार्मफुल एक्टिविटी। अगर हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ वो ये कॉज करेंगे कि वो किसी इंसान के अंदर डिजीज़ कॉज कर देंगे, यानी कि बीमारी कॉज कर देंगे। अब जो डिजीज़ है वो हम इस तरफ लिखेंगे और बैक्टीरियम को इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। अब देखना स्टार्ट करते हैं। जो डिजीज़ ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसको हम कॉमनली टीबी के नाम से कहते हैं, उसको एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसी तरह से लेप्रोसी को माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉज करता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि माइकोबैक्टीरियम दोनों में आ रहा है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के वर्ड वाले बैक्टीरिया जो उसको कॉज करता है इस डिजीज को, उस बैक्टीरिया के नाम में ट्यूबरक्लोसिस वर्ड आ जाता है। वहीं लेप्रोसी को भी देखें तो यहाँ पर लेप्री वर्ड आ जाता है, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड हम लोग उसकी स्पीशीज की तरफ लिख रहे हैं। फिर टिटनस एक तरह की बीमारी होती है जिसको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कॉज करता है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। क्लोरेरा को वाइब्रियो कॉलेरी कॉज करता है। तो वो हमने डिजीजेज मीनिंग से कि अब हम डिजीजेज इन एनिमल्स देख रहे हैं। एनिमल्स के अंदर जो डिजीज रहती है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी कॉमनली पाई जाती है। इसके ऊपर यहाँ पर हमने इसलिए टिक रखा है क्योंकि ये नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रेक्स को बेसिलस एंथ्रासिस कॉज करता है। ब्लैक लेग बीमारी को क्लोस्ट्रीडियम कैनवाई कॉज करता है। डिजीज इन प्लांट्स में सिट्रस कैनकर एक डिजीज होती है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, उनका नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। फिर क्राउन गॉल इन मैनी प्लांट्स डिजीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कॉज करता है। ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ पटेटो, पटेटो में ये जो बीमारी होती है वो अर्वीनिया कैरेटोवोरा एट्रोसेप्टिका कॉज करता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस नाम की जो बीमारी होती है उसको ज़ैंथोमोनास ओराइजी कॉज करता है। ये जो राइस वर्ड है उसी के साथ ओराइजी रिलेटेड है, तो यहाँ पर उससे हम याद कर सकते हैं। जहाँ भी ओराइजी वर्ड आता है वो कहीं ना कहीं राइस से रिलेटेड होता है, तो ये यहाँ पर की पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने प्लांट्स के बाद देखने के बाद यहाँ पर आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ये जो बैक्टीरिया होते हैं इस तरह से वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। तो एक तरह से ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं, वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल की क्षमता है कि जिससे वो ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सके, ज़्यादा प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए, वहाँ प्लांट्स ग्रो करें और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से हो पाए, तो वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कहलाती है। तो ये जो चीज़ होती है उसको बैक्टीरिया रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल के नाइट्रेट को, जो कि एक इंपॉर्टेंट सॉइल का फर्टिलिटी फैक्टर होता है, उसको नाइट्राइट में बदल देते हैं और नाइट्राइट से उसको नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं। तो वो इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है फूड पॉइजनिंग। क्योंकि हम बैक्टीरिया जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग में आ जाता है बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म में आता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। लीथल टाइप की सबसे खतरनाक कह सकते हैं, और कभी कभी वो फैटल भी हो सकती है, इंसान उससे मर भी सकता है ऐसी फूड पॉइजनिंग। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी वो अपनी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे और सरवाइव कर लेंगे, मरेंगे नहीं ये बैक्टीरिया, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इनमें होता होगा। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं कैंड फूड में। जो फूड कैन के अंदर आता है, हम बोलते हैं ना जो बाजार के खाने होते हैं उससे नहीं खाना चाहिए क्योंकि कभी खराब हो गए तो इंसान उससे बीमार हो सकता है। तो बाहर के जो कैंड फूड होते हैं, कैन में रखे हुए आइटम्स होते हैं, ऐसे फूड के अंदर ये बैक्टीरिया आसानी से मल्टीप्लाई कर लेता है। और इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अगर ह्यूमंस की बात करें या किसी एनिमल की भी बात करें उसको भी टॉक्सिन नहीं दे सकते हैं, तो किसी भी ह्यूमन के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो ये टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं बैक्टीरिया की तरफ से, एंड इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रिप्ड मसल्स। क्या होता है उसके बाद, बॉडी में कुछ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स। ऐसे जब मैं एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में जो चैप्टर होगा वो पढ़ाऊंगी तो उसमें क्लियरली बताऊंगी कि कितनी तरह की मसल्स हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी कि जो स्मूथ और स्ट्रिप्ड मसल्स होती है उनमें पैरालिसिस कॉज कर देते हैं ये बैक्टीरिया। क्योंकि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको खराब कर दिया। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसी की तरह से एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो उसको खराब होने से स्मूथ और स्ट्रिप्ड मसल्स में पैरालिसिस आ जाता है, जिससे कि इमीडिएट डेथ हो जाती है। उसी टाइम पर फटाफट से वहाँ पर डेथ हो जाती है जो भी इंसान को ये वाली फूड पॉइजनिंग होती है बॉट्यूलिज्म के थ्रू। अब एक बात यहाँ पर होती है, पैरालिसिस हमें पता है क्या होता है कि उस जो भी बॉडी पार्ट्स है वहाँ पर वर्क करना बंद कर देते हैं, तो उसी तरह से ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आ जाता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में
सेवरल ऐसे बैक्टीरिया के फॉर्म्स होते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो पानी को पूरी तरह से स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी और जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ये पानी में जो कहना चाहिए कि खराब तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को खराब करने का काम करते हैं, वहाँ की पूरी ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे, वहाँ एल्गी जो ग्रोथ होती है, एल्गल ग्रोथ, उसको कॉज कर देंगे। इस तरह की चीजें ये करते हैं, तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह यूज करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। मतलब क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैक्टीरिया को यूज करते हैं जिससे कि वो दूसरी कंट्री में उस बैक्टीरिया को भेजेंगे और वहाँ के लोग वहाँ बीमार हो जाएंगे। इस वजह से एक तरह से वहाँ पर लड़ाई करने का, एक ये भी वार करने का तरीका माना जाता है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। और बायोलॉजिकल वेपन्स में वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो हमने बायोलॉजिकल वेपन्स में बैक्टीरिया को इंक्लूड कर लिया। तो सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायो वेपन्स, कुछ हम बैक्टीरिया को बायो वेपन्स की तरह यूज करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स कॉजिंग बॉट्यूलिज्म। एक एंथ्रेक्स हो सकता है, फिर बॉट्यूलिज्म हो सकता है, फिर एंथ्रेक्स कॉजिंग, यहाँ पर कॉमा था, मैंने इसको थोड़ा ध्यान से नहीं कहा आप लोगों के लिए। तो एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया से अलग हो सकते हैं, बॉट्यूलिज्म कॉजिंग अलग हो सकते हैं। कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, इससे क्या होता है, वहाँ पर रहने वाली जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ एनिमल्स जो होते हैं, लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो सब अफेक्ट हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से वो बीमारी वहाँ फैलती जाती है और इस तरह से पूरी जो कंट्री, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू जो होती है बहुत बुरी तरह से डाउन हो जाती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर थी जो बायोलॉजिकल वेपन्स में पढ़ना ज़रूरी थी। तो बैक्टीरिया उनमें यूज़ किए जाते हैं। अब अगर बैक्टीरिया हमारे लिए बेन है तो फिर वो कहीं ना कहीं बून भी होते हैं, यानी कि उनकी कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ भी होती है। वो किसी चीज़ के लिए हमारे लिए हार्मफुल नहीं है तो यूजफुल भी है। तो अब पहली चीज़ आती है वो अमोनिफिकेशन करते हैं, यानी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। वहाँ डीनाइट्रीफाइंग थे, अब यहाँ पर अमोनिफाइंग है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रोटीन को, जो कि डिकिंग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो प्लांट की डेथ हो गई है और अब वो डिकम्पोज होने की स्टेज पर है, ऐसे प्लांट्स को अगर देखा जाए तो उनमें कहीं ना कहीं प्रोटीन होता है, एनिमल्स में भी प्रोटीन होता है क्योंकि वहाँ मसल्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो वो जो प्रोटीन होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज कहते हैं, वो प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल बेसिलस वल्गैरिस इसका एग्जाम्पल है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन कॉज करते हैं, उनको इसी वजह से हम उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर बदल दें और फिर नाइट्राइट से उसको नाइट्रेट में बदल दें। अब हमने शुरू में बात की थी कि जो नाइट्रेट होता है वो सॉइल की फर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, सॉइल फर्टाइल उसी से हो सकता है। तो उस फर्टिलिटी का जो नाइट्रेट था और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनको खत्म करके अमोनिया में, कहना चाहिए नाइट्रोजन में बदल देते थे। लेकिन अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो इन्होंने वापस से जो अमोनिया थी उसको किस में बदल दिया, उसको उन्होंने नाइट्रेट के अंदर बदल दिया, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी एनिमल्स वगैरह की डेथ हो रही है तो उनको ज़्यादातर माना जाता है कि बरी करना बेहतर होता है, कि सॉइल में अगर हम किसी भी डेड डिकिंग प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन को भी यहाँ तक कि अगर हम लोग उसको सॉइल में कहना चाहिए बरी कर देते हैं, उसको हिंदी में दफन वर्ड कहा जाता है। तो जब उसको इस तरह से किया जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा जो कहना चाहिए नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। पॉल्यूशन भी नहीं होता क्योंकि वहाँ जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरी तरह से सॉइल के अंदर इस जो भी डेड डिकिंग मैटर है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको यूजफुल मटेरियल में बदल देते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वे में लाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है तो उसमें ये पॉइंट लिया जाता है कि बरिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ईजिली होता है और वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके जो प्रोटीन्स होते हैं, और उससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो ये 2 पॉइंट्स वाइवा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल ऐसा पूछा जाता है कि ह्यूमंस की अगर डेथ हो जाती है या किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, प्लांट की डेथ हो जाएगी, तो आप क्या प्रेफर करेंगे उस एनिमल के साथ करना? तो यहाँ पर हमको बरी करना, उसको गाड़ देना मिट्टी के अंदर, वो ज़्यादा सही माना जाता है। तो ये तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें आ जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जैसे क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारी सराउंडिंग की जो एयर
है उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नोबल गैसेस कह सकते हैं, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। सबका एक परफेक्ट अमाउंट रहता है कि इसी अमाउंट में वो रहेंगी। ऑक्सीजन का भी अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी अमाउंट, हम बचपन से उसको देखते हुए आए, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अब क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदलना होता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदल देते हैं, जैसे कि वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड हो सकता है अमीनो एसिड्स, नाइट्रेट या फिर अमोनियम सॉल्ट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा करा क्यों जा रहा है? क्या हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे? जो हमने इसको कन्वर्ट करा, हमें बैक्टीरिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। हाँ, क्योंकि हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वो अगर एनिमल्स की बात की जाए या ह्यूमंस की बात की जाए, तो हम में ये कैपेसिटी नहीं होती कि हम लोग नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को बना लें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से और उनको यूज़ कर सके, या फिर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसे प्लांट्स की जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, और उनकी जो रूट्स होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो कि इस चीज के अंदर हेल्प करता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो दो मेथड से होता है। पहली मेथड या तो आप सिम्बायोटिकली करवा लो, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करेंगे, वो साथ साथ में रहेंगे और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते जाएंगे और आपके पास नाइट्रोजन आती जाएगी। तो ये तो या तो आप मिलजुल कर ले अपना काम, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। इसमें जो बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, पहला होता है राइजोबियम, जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में पाया जाता है, अभी मैंने बताया लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा है एजोराइजियोबियम, जो एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सिसबेनिया के अंदर पाया जाता है। तो एजोस्पाइरुलम आ जाता है जो कि रूट सरफेस होती है सीरियल्स की, वहां पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो सुपरफिशियल सिम्बायोसिस होता है उसमें आ जाता है, जैसे वीट, राइस, मेज, ये सारे सीरियल्स होते हैं तो इनमें आ जाता है। दूसरा हमारे पास है फ्रैंकिया, जो कि एक तरह की फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और एक्टिनोमाइसिटीज को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के, वहाँ पाया जाता है। इसको फ्रैंकिया को माइक्रो बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और कैशोरीना नाम के प्लांट्स में और एलनस प्लांट में ये पाया जाता है। अब या तो आप सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते तो आपका काम हो जाता नाइट्रोजन को फिक्स करने का, या फिर दूसरी मेथड होती है एसिम्बायोटिकली। अब एसिम्बायोटिकली में क्या होता है, तो इसमें जो एसिम्बायोटिकली में ऐसे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो सॉइल के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं। इसमें आ जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमेटियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, फिर बेजरिनिकिया, फिर उसके बाद रोडो माइक्रोबियम, रोडोस्पाइरुलम, रोडोसुडोमोनास, ये सारे बैक्टीरियाज इनमें आ जाते हैं। यहाँ एक नोट है जिसको देखना जरूरी है। तो क्या होता है, जो एजोटोबैक्टर होता है और बेजरिनिकिया होता है, ये दोनों ही एरोबिक होते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। और जो रोडोस्पाइरुलम होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही फ्री लिविंग रहते हैं, सॉइल में आराम से सॉइल के अंदर रहते हैं, लेकिन इनका जो सिम्बायोसिस होता है, बट एज सिम्बायोइड्स, अगर सिम्बायोइड्स की तरह बात करें, अगर ये दोनों मिलकर सिम्बायोसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये मिलकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पूरा कहना चाहिए फिक्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बैक्टीरिया बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि मिल्क को अगर कर्ड दही में बदलना है, योगर्ट में बदलना है, तो उसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम के बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। यहाँ एक नोट करना जरूरी है कि जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, LAB भी कहा जा सकता है उसको शॉर्ट फॉर्म में, ये बैक्टीरिया इंक्रीज करता है विटामिन B12 को कर्ड के अंदर, और LAB जो होता है वो हेल्प करता है इन चेकिंग दी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक, जो पेट की बीमारियां होती है उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कर्ड। तो ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, जो कि एक तरह की एक्टिनोमाइसिटीज होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो इस तरह से ऑब्टेन की जा सकती है बैक्टीरिया से। टर्म एंटीबायोटिक जिन्होंने दी थी उनका नाम था S.A. वॉक्समैन। फर्स्ट जिन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, वो पहली जो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी उनको, वो उसका नाम था पेनिसिलिन, और इसको फंजाई जो होती है पेनिसिलियम, वहाँ से ऑब्टेन किया गया था। क्योंकि अभी हम एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करना जरूरी है, तो हमें पहली जो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी वो बैक्टीरिया से ली गई थी, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बैक्टीरिया से अगर कोई पूछे कि पहली बार बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक निकाली गई है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। लेकिन ओवरऑल सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने निकाली है, कहाँ से निकाली है, तो वो थी फंजाई पेनिसिलियम से निकाली गई थी, और उसका नाम था पेनिसिलिन। नेक्स्ट हमारे पास
तो ये वाली बात आ जाती है क्योंकि यहाँ ये ज़रूरी है। तो पहली पेनिसिलिन थी एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलियम नाम के फंजाई से निकाली गई थी, और पहली ऐसी पेनिसिलिन के अलावा जो कहना चाहिए एंटीबायोटिक थी वो स्ट्रेप्टोमाइसिन कहलाती है, और वो बैक्टीरिया से निकाली गई थी। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक मेडिसिन बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं उन्हें एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। और एंटीबायोटिक्स में एक बात और ज़रूरी है, जो पेनिसिलिन होती है वो हर किसी को सूट नहीं करती है। इसके लिए डॉक्टर्स एक टेस्ट करते हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल ये किसी का हैंड है, तो यहाँ पर जब उसको पेनिसिलिन दी जा चुकी होती है तो यहाँ एक सर्कल टाइप बना दिया जाता है। उसको यहाँ इंजेक्ट करिए फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, तो यहाँ एक सर्कल टाइप बना दिया जाता है। पेन से बना देंगे, पेंसिल से बना देंगे, जिससे भी, पेन से ज़्यादातर बनाया जाता है। और फिर देखा जाता है कि क्या वहाँ कोई रिएक्शन हुई है। अगर वहाँ रिएक्शन होती है तो यहाँ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, खुजली, ईचिंग जिसको हम कहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो जो स्पॉट है अगर वहाँ पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, अजीब से चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब वो इंसान जो है पेनिसिलिन उसके वो सूट नहीं कर रही है और उसको पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कहा जाता है। और जिसको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही इसका मतलब उसको सूट करेगी और आगे जाके उसको पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दी जा सकती है। तो ये छोटा सा टेस्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं बैक्टीरियाज। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो विनेगर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। विनेगर को एसिटिक एसिड कहा जाता है, तो इथेनॉल को एसिटिक एसिड में बदलने का काम एसिटोबैक्टर एसिटाई करते हैं। रेटिंग ऑफ फाइबर्स यानी कि फाइबर्स को प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बुटायरिक एसिड बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल में। फ्लेवरिंग और क्यूरिंग ऑफ टी एंड टबैको लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है और जो तंबाकू की पत्ती होती है, हिंदी में कहते हैं इसको, तो उसमें फ्लेवर डालने का जो काम है वो बेसिलस, मेगेथीरियम और माइक्रोकोकस जो कॉन्डिसेंस बैक्टीरिया होता है वो हेल्पफुल होता है। कुछ बैक्टीरिया प्रोडक्शन करते हैं विटामिन का। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूस करता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 और ब्यूटारिक एसिड को। प्रोपियोनी बैक्टीरियम एंड बेसिलस मेगाथीरियम प्रोड्यूस करता है विटामिन B12 को। ई कोलाई जो होता है वो प्रोड्यूस करता है विटामिन E, विटामिन K को। और जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ह्यूमन बींग्स की, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें भी पाया जाता है, और ये गुड बैक्टीरिया होता है। इस्चेरिशिया कोलाई उसका पूरा नाम होता है। जो प्योरिटी होती है गंगा वाटर की, यानी कि जो गंगा का जो पानी है उसमें कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से वहाँ पर जैसे एशेस को बहाया जाता है, या फिर हम कहें तो कुछ और भी डिकम्पोजिशन वहाँ होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ आता है। तो इस वजह से जो गंगा वाटर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। तो यहाँ पर उसकी जो प्योरिटी, उसकी जो साफ़ सफाई है, उसके लिए भी एक बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल रहा है। उसका नाम है डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस। तो ये बैक्टीरिया का नाम हमेशा पूछा जाता है, नीट में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें पता होना चाहिए। और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया दूसरे वाटर पोल्यूटिंग बैक्टीरिया जिसको अभी हमने हार्मफुल वाले साइड में पढ़े थे, उन बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। और इसके यहाँ पर एक बात और हो जाती है कि गंगा वाटर कई हद तक क्लीन करने में इसने हेल्प भी करी है। तो ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पर। और पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको देख वाटर इन विच, जिसमें अगर हम बात करें, हम पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया देख रहे हैं। अब वाटर इन विच ई कोलाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट नोन एज पॉल्यूटेड वाटर। जिस पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो पॉल्यूटेड वाटर होता है, क्योंकि जो क्वालिटी होती है वाटर की वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ ई कोलाई। जिस तरह से ई कोलाई के नंबर होते हैं उस तरह से बता दिया जाता है कि पानी अच्छा है या बुरा है। तो ई कोलाई अगर ज़्यादा नंबर में होंगे तो वाटर हाईली पॉल्यूटेड होगा, तो ज़्यादा ई कोलाई भी बुराई की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक तरह से ई कोलाई हमारे लिए क्या है, वो पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया है। पॉल्यूशन को इंडिकेट कर देता है, हमें बता देता है कि यहाँ ये पानी अच्छा नहीं, जब हम लोग यहाँ पर इतने सारे हैं। तो ये वाली चीज़ आ जाती है। अब बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अभी करियर ऑप्शन के हिसाब से जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप पाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी जब मैं पढ़ाऊँगी उसमें और बताऊँगी डिटेल्स। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। इसमें जो ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम होता है उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और ये दोनों बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। जेनेटिक इंजीनियर कौन होता है, बायोलॉजिकल जेनेटिक इंजीनियर, उसका आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हम ब्लू ग्रीन एल्गी की तरफ चलेंगे, और ब्लू ग्रीन एल्गी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा करीब करीब किंगडम ऑनर में थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह से हमारा पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी लर्निंग।